नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइलेंस प्लीज़। चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। जैसे कि फर्स्ट वाले वीडियो में आधुनिकीकरण के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें चीन और जापान के बारे में पढ़ा था। वहीं से हम आगे के शुरुआत के टॉपिक्स पर चलते हैं जिसमें हम साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे, चीन के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार से चीन को एक खरबूजे की तरह संबोधित किया गया था, इस चीज़ को भी हम पढ़ेंगे। इस पार्ट 2 का जो पहला टॉपिक है वो है 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवादी ने चीन में अपना प्रभुत्व किस प्रकार स्थापित किया। ठीक है, 19 शताब्दी की बात की जा रही है और इसमें साम्राज्यवादी ने चीन पर कैसे अपना प्रभुत्व कायम किया, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि चीनी खरबूजे के काटे जाने का क्या अर्थ है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। चीन पर साम्राज्यवाद के प्रभाव। ब्रिटेन के विरुद्ध जो अफीम युद्ध में चीन हार गया था, ब्रिटेन के खिलाफ जो युद्ध लड़े गए थे उसमें चीन हार चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे हारकांग का प्रदेश अंग्रेजों को देना पड़ गया था और अपने 5 बंदरगाह भी अंग्रेज व्यापार के लिए खोलने पड़े थे, जिसको उसने बंद कर रखा था। जल्द ही फ्रांस ने भी ऐसी असमान संधियां चीन पर लाद दी थी। मतलब कि उस टाइम पर चीन पर सब अपना कब्जा जमाने लगे थे। जिस प्रकार से खरबूजे के पीस अलग अलग काटे जाते हैं, उसी प्रकार चीन के भी कई कई देशों को या कई कई जगहों को लोगों ने अपने आप में बांट लिया था, खोलने पड़े। जल्द ही फ्रांस ने भी ऐसी असमान संधियां चीन पर लाद दी और उससे अनेक सुविधाएं प्राप्त कर ली। इसके बाद चीन और जापान का युद्ध हुआ था जिसमें जापान विजयी रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप चीन ने फार्मोसा और कुछ अन्य द्वीप जापान को सौंप दिए थे। चीन पर 15 करोड़ डॉलर का हर्जाना भी डाला गया था। कितने? 15 करोड़ डॉलर का। चीन को यह राशि फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और जर्मनी ने कर्ज के रूप में दी और बदले में चीन को अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया था, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में बांट लिया था, जिस प्रकार से बताया गया था। मतलब चीन को कई भागों में, टुकड़ों में काट दिया था और सब पे किसी न किसी देश का कब्जा था। संयुक्त राज्य अमेरिका भी पीछे ना रहा इस मामले में। उसने मुझे भी की नीति द्वारा चीन में पश्चिमी देशों के बराबर सुविधाएं प्राप्त कर ली। उसने कहा जब सब ले रहे हैं तो मुझे भी मिलना चाहिए। इस प्रकार चीन पूरी तरह से अलग अलग देशों के प्रभाव क्षेत्रों में बंट चुका था। इसे ही चीनी खरबूजे का काटा जाना कहा जाता है। सन यात सेन कौन थे? उनके 3 सिद्धांतों का वर्णन इस प्रकार से दिया गया है। सन यात सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। वह एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ था। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन वे चीन के भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते थे। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मन चुई के नाम से प्रसिद्ध है। ये 3 सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, इसका अर्थ है विदेशी सत्ता और साम्राज्यवादी को हटाना। दूसरा है गणतंत्र, एक गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। तीसरा है समाजवाद, पूंजी का नियमन करना और भूस्वामी में बराबरी लाना। सन यात सेन ने 1911 ईस्वी में चीन में एक गणतंत्र की स्थापना की। उनके द्वारा बनाई गई कुओमिंतांग नेशनल पीपुल्स पार्टी नामक संस्था ने कई सालों तक चीन का शासन चलाया था। सन यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई कुओमिंतांग का नेता बन गया था। कुओमिंतांग की असफलता के ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण उनका जो सारा कार्य था वो कम या फीका पड़ गया था? सन यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक कुओमिंतांग के नेता बनकर उभरे। उन्होंने निम्नलिखित कार्य भी किए थे। पहला जो उन्होंने कार्य किया था वो था सैन्य अभियानों द्वारा वारलाडर्स, स्थानीय नेता जिन्होंने सत्ता छीन ली थी, को अपने नियंत्रण में किया तथा साम्यवादी को खत्म कर डाला। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष और विवेकपूर्ण इहलौकिक कन्फ्यूशियस संवाद का समर्थन किया और साथ ही राष्ट्र का सैन्यकरण करने की भी कोशिश की। उन्होंने लोगों को एकतावाद व्यवहार की आदत का विकास करने के लिए प्रेरित किया था तथा महिलाओं को 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सतीत्व, सम्मान, रूप, रंग, वाणी और काम तथा उनकी भूमि को घरेलू स्तर पर ही देखने पर बल दिया था।
कुओमिंतान की असफलता के कारण। कुओमिंतान का सामाजिक आधार शहरों तक सीमित नहीं था। औद्योगिक विकास भी बहुत ज़्यादा धीमा पड़ा हुआ था। केवल कुछ ही मजदूर जहाज निर्माण जैसे कार्य कर रहे थे। शहरी मजदूरों को बहुत कम वेतन मिलता था। चीन में साम्यवादी की स्थापना और इसके प्रभावों का वर्णन करें। किस प्रकार से चीन में साम्यवाद का गठन हुआ और उसके क्या परिणाम निकले, उसका वर्णन मतलब उसको बताना है इस सारे टॉपिक्स में। चीन में 1949 की क्रांति हुई थी, याद होगा आपको। चीन पर इसी के बाद जो प्रभाव पड़े हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चीन में जो साम्यवादी पार्टी थी की स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद ही हुई थी। रूसी क्रांति की सफलता ने पूरे विश्व पर जबरदस्त असर डाला था। लेनिन जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कॉमिंट्रन का गठन किया ताकि विश्व स्तरीय सरकार बनाई जाए जो शोषण को खत्म कर सके। कॉमिंट्रन तथा सोवियत संघ ने विश्व भर में साम्यवादी पार्टियों का समर्थन किया। मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित इन पार्टियों का मानना था कि शहरी इलाकों में क्रांति मजदूर वर्ग द्वारा आएगी। इनके द्वारा, मजदूरों के द्वारा ही क्रांति यहाँ पर आएगी। आरंभ में विभिन्न देशों के लोग कॉमिंट्रन से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो चुके थे, लेकिन जल्द ही ये सोवियत संघ के स्वार्थों की पूर्ति का हथियार भी बन गया था। अतः 1943 में इसे ख़त्म कर दिया गया। ओके। इसी दौरान माओ सीसीपी के मुख्य नेता के रूप में उभरे। उन्होंने क्रांति के कार्यक्रम को किसान से जोड़ते हुए एक अलग रास्ता अपनाया। उनकी सफलता से चीनी साम्यवादी पार्टी सीसीपी एक मजबूत राजनीतिक ताकत बन चुकी थी। चीन में 1949 की जो क्रांति हुई थी, सन यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंतान और माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी के बीच गृहयुद्ध छिड़ चुका था। अब गृहयुद्ध जो एक शहर के भीतरी युद्ध होता है उसी को ही हम गृहयुद्ध कहते हैं। पर जापानी आक्रमण के समय दोनों पार्टियों और उनकी सेनाओं ने जापानी आक्रमण का सामना मिलकर किया, लेकिन इनका आपसी टकराव फिर भी समाप्त नहीं हुआ था। कुओमिंतान पूंजीपतियों और जमींदारों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी थी। दूसरी ओर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो मजदूरों और किसानों की पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने जमींदारों की जागीरें जब्त कर ली थी और ज़मीनों को किसानों में बांट दिया था। अपनी इन नीतियों से कम्युनिस्ट पार्टी ने धीरे धीरे करोड़ों चीनी लोगों को अपना समर्थक बना लिया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने जन मुक्ति सेना नाम से एक बड़ी सेना भी बना ली थी। जापान की हार और चीन से जापानी सैनिक के भागने के बाद गृहयुद्ध फिर से भड़क उठा था और फिर से गृहयुद्ध होने लगा था। अमेरिका की सरकार ने चियांग काई शेक को भारी सहायता दी थी, लेकिन उसकी सेनाएं 1949 तक पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। अपनी बची कुची सेनाओं को साथ लेकर चियांग काई शेक ताइवान भाग गया था। इस प्रकार माओ के नेतृत्व में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई थी। ये इसकी पूरी जर्नी है कि किस प्रकार से चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। ये पूरी जर्नी है, वापस इसे रीड करना, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस रीड करना, सारे कंटेंट समझ आ जाएंगे। अब चीन पर इसके क्या प्रभाव पड़े थे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के। 1949 की चीनी क्रांति ने चीनी समाज के स्वरूप को बदल डाला। क्रांति के बाद देश में नई विचारधारा पैदा हुई। अब किसानों, श्रमिकों और चीनी नागरिकों को उचित सम्मान दिया जाने लगा था। क्रांति के बाद साम्यवादी सरकार ने देश में राशन प्रणाली भी शुरू कर दी थी और आवश्यक वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाया जाने लगा था। बीमारियों, लूटमार पर नियंत्रण करने का प्रयास भी किया गया। इस क्रांति से भूमिहीन किसानों को भूमि भी प्राप्त हुई थी और किसानों को सहायता भी मिली थी। सहकारी समितियां बनाई गई। क्रांति से स्त्रियों की दशा में भी परिवर्तन आया। सरकार ने स्त्रियों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। अनेक क्रय विक्रय को अवैध घोषित कर दिया। जो भी स्त्रियों का विक्रेता होता था उसको भी अवैध घोषित कर दिया। चीनी क्रांति से विश्व में समाजवाद विचारधारा को बहुत ज़्यादा ही बढ़ावा मिला। 1978 के बाद चीन में हुए सुधार।
1949 में चीनी साम्यवादी पार्टी गृह युद्ध में जीत हासिल की, लेकिन 1970 के आखिरी दशक तक चीनी नेताओं को लगने लगा कि देश की विचारधात्मक व्यवस्था उसकी आर्थिक वृद्धि और विकास में मुसीबत डालेगी। इसी वजह से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। इसके लिए मुक्त बाजार और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन साम्यवादी दल का राजनीतिक नियंत्रण अब भी बरकरार रहा। भले उन्होंने पूंजीवादी अपनाई थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर चीन में साम्यवादी ही नेताओं का जो प्रचलन था वही चलता रहा। 1978 में पार्टी ने आधुनिकीकरण के लिए 4 चीज़ों पर बल दिया था। पहला है विज्ञान, दूसरा उद्योग, तीसरा कृषि और चौथा रक्षा के विकास पर चीन का तेजी से विकास होने लगा। चीन और जापान द्वारा अपनाए गए आधुनिकीकरण के नए नए तरीके, दोनों ने अपने ही देश को विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए अलग अलग तरीकों का सामना किया था और अलग अलग तरीकों को भी अपनाया था। आधुनिकता के 2 मार्ग। औद्योगिक देश ने आधुनिकता के लिए अपने अपने रास्ते अपनाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ चीन और जापान का यहाँ पे बताया गया तो सिर्फ चीन और जापान ने ही आधुनिकताकरण को अपनाया, आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। और भी देश इसमें है, बट इस बुक में आपको, इस चैप्टर में आपको पर्टिकुलर सिर्फ जापान और चीन के बारे में ही पढ़ना है। चीन के बारे में एक्चुअली आपको ज़्यादा पढ़ना है, जापान का इसमें थोड़ा बहुत कम टॉपिक्स दिए गए हैं। देश के लिए रास्ते अपनाए, इसके लिए विभिन्न देशों की अलग अलग परिस्थितियाँ उत्तरदायी थी, जिसे चीन और जापान के उदाहरण के साथ साथ समझा जा सकता है। जापान का आधुनिकीकरण। जापान अपनी आज़ादी को बनाए रखने में सफल रहा तथा उसने अपने पारंपरिक हुनर और प्रथाओं को नए तरीके से इस्तेमाल किया। आधुनिकीकरण के लिए उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया। जापान का आधुनिकीकरण ऐसे वातावरण में हुआ जब विश्व में पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकत का प्रभुत्व था। मतलब कि जो पश्चिमी साइड के जितने भी देश हैं, यूरोप के, एशिया के, अमेरिका के, उन सब का प्रभुत्व कायम था। उस टाइम पे जापान बिखरा हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा नागासाकी और हिरोशिमा पे अमेरिका ने परमाणु बम फेंके थे, जिससे कारण जापान ने बहुत बड़ी मुसीबत का सामना भी किया था और पूरी तरीके से बिखर चुका था। हालांकि जापान ने उनकी नकल की, पर साथ ही अपनी परंपराओं को भी जीवित रखा। इस प्रकार जापान ने आधुनिकीकरण के लिए अपना अपना मार्ग तैयार किया था। चीन का आधुनिकीकरण। चीन के आधुनिकीकरण का सफ़र बहुत अलग था। चीन पश्चिमी और जापानी साम्राज्यवाद के परिणाम स्वरूप कमज़ोर हो चुका था। अफीम युद्ध और जापानियों के साथ हुए युद्धों में चीनियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध, लूटमार और गृह युद्ध ने बहुत लोगों की जान ले ली थी। चीन में 1920 की शताब्दी में परंपराओं को ठुकराया गया तथा राष्ट्र को एक मजबूत बनाने की तलाश में लगा रहा। चीन के साम्यवादी दल ने परंपराओं को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ी थी। उन्हें लगा कि परंपराएं जनता को गरीबी में जकड़े रखती है और महिलाओं को अधीन बनाती है और देश को अविकसित रखती है। साम्यवादी दल ने लोगों को अधिकार देने की बात की, अर्थव्यवस्था पर सरकार नियंत्रण किया तथा निजी कारखानों का अंत किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद पुरानी असमानताओं का अंत नहीं हुआ। इसलिए 1978 में बाजार संबंधित सुधार किए गए, जिससे चीन आर्थिक दृष्टि से एक शक्तिशाली देश बन गया। हालांकि राजनीतिक व्यवस्था पर अब भी साम्यवादी दल का ही कड़ा नियंत्रण रखा हुआ था। अब इसमें एक आता है कि ओपन डोर की नीति कब अपनाई गई थी। तो ओपन डोर की नीति जो थी वो 1989 में देंग सियाओपिंग के नेतृत्व में अपनाई गई थी, जिसमें था खुले द्वार की नीति। इसके अंतर्गत कोई भी देश आकर चीन में व्यापार कर सकता था, समझौते कर सकता था, जिससे चीन मुनाफा कमाना चाहता था। ये आपके 11 चैप्टर का, जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते, उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में पूरे टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। टॉपिक्स ख़त्म होने के साथ साथ ये आपका पूरा हिस्ट्री का चैप्टर यहीं पे समाप्त हो रहा है। हिस्ट्री की पूरी बुक समाप्त हो रही है। एनसीईआरटी के टॉपिक्स थे सारे के सारे, यही सब पेपर में पूछे जाते हैं। फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं टॉपिक्स को रीड आउट कर लो, हो जाएगा काम। अब तक के लिए बाय बाय।